माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत देर से हम लोग नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुन रहे थे। बजट पर बोलने के बजाय उनका पूरा ध्यान समाजवादी व्यवस्था को लेकर के था। सामान्यतः हम सब जानते हैं कि बजट पर चर्चा होती है तो देश के डेवलपमेंट के बारे में, प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के बारे में, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में चर्चा करके चिंता करने का काम करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने पूरा ध्यान समाजवादी पार्टी को ही विस्तृत रूप से हमें बताने के लिए किया। साथियों, हम सब जानते हैं, चूंकि अभी जून आने वाला, मई की छुट्टी चली रही बच्चों की, हमें बचपन के दिन याद आते हैं जब गांव में छुट्टियां होती थी तो मनोरंजन के साधन इस प्रकार के नहीं थे। गांव में बहुरूपी आते थे, तरह तरह का भेष धर करके आते थे। वही व्यक्ति पहले दिन लैला मजनू बनकर के आता था, वही व्यक्ति दूसरे दिन हीर राजा बनकर के आता था, और वही व्यक्ति अगले दिन बड़ा डाकू बनकर के आता था, और पांचवें दिन वही व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दरोगा बनकर के आता था। मित्र, समाजवादी साथी जो इस बात प्रकार का भाषण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से नकली समाजवादी, नकली समाजवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को चिंतक दिए, विचारक दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान रचनाकार दिए हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि दिए हैं। तो प्रदेश की अच्छी तरह जनता जानती है कि समाजवाद और समाजवादी का मतलब क्या होता है। असली अगर समाजवादी देखा जाए तो नरेंद्र देव जी थे, लोहिया जी थे, राजनारायण जी थे। वास्तव में स्वर्ग में बैठ करके तीनों सोच रहे होंगे कि हमारी मार्केटिंग करने वाले लोग किस ढंग से हमारे नाम को बेच करके अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। वैसे जो किताबों में लिखा है, चूंकि समाजवाद के दर्शन को किताब के माध्यम से समझाने आए थे वो, समाजवाद एक आर्थिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जब जब समाजवादी सरकार आई, जो समाजवादी की परिभाषा है, समाजवाद की परिभाषा, उसके विपरीत काम किया है। इन लोगों ने समाज के हाथ में नियंत्रण नहीं दिया कभी भी व्यवस्था का। इन्होंने अपने परिवार को, अपने लोगों को, पूरे बजट को किस प्रकार उत्तर प्रदेश के बजट को बांटा जाए, उसमें ही चिंता करने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञानी C.E.M. जोड़ कहते हैं, समाजवाद को एक ऐसी टोपी कहा है जो कोई भी अपने अनुसार उसको पहन लेता है। यह प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी C.M. जोड़ ने इंग्लैंड में कहा था। अध्यक्ष जी, देश की आजादी की लड़ाई में तो हमने जवानी को कुर्बान होते देखा है। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। नेता प्रतिपक्ष चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने जा रहे थे तो इसी प्रदेश के लोगों ने जवानी कुर्बान गैंग को भी सुना था। पूरे प्रदेश में नारा लगता था, ये जवानी तेरे नाम, ये जवानी कुर्बान तेरे नाम। वो जवानी कुर्बान गैंग आज कहां है, दिखती नहीं मुझे। जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आई तब इन लोगों ने पूरे बजट का वितरण जिस ढंग से किया, उस संबंध में हमें अंदर की जानकारी तो नहीं थी अध्यक्ष जी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। जब 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग पर मुझे घर अलॉट कर दिया। जो घर आवंटित हुआ, सफाई के दौरान कुछ डायरियां मुझे मिली, तो हमने कहा देखें कबाड़ में कुछ डायरियां हैं, जरूर कुछ आवश्यक मिल सकता है। एक डायरी हमारे हाथ लगी अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं। उस डायरी में पूरे उत्तर प्रदेश के बजट को किस प्रकार बांटा गया था, वो मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उस डायरी हमें सार्वजनिक स्तर पर मिली थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि उत्तर प्रदेश के जो बजट है उसको किस प्रकार वितरण किया जाएगा। उसमें लिखा था जी बटोरेगा। कोई जी नाम का व्यक्ति है जो पैसे को बटोरेगा और एस को जमा करेगा। लेकिन जी जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि मुखिया की बात को नहीं सुनेगा, यानी तत्कालीन सीएम की बात को वो नहीं सुनेगा। एस जो पैसा बटोरेगा वो ए के लिए जमा करेगा, लेकिन ए को नगद नहीं देगा, बाद में हस्तांतरित करेगा। आर जमा धनराशि का प्रबंध करेगा। जो आर नाम का व्यक्ति है वो जमा धनराशि का प्रबंधन करेगा और एम की भूमिका पूरी व्यवस्था को संयोजन करने की होगी। मेरे समाजवादी मित्र जो जान रहे होंगे वो इसकी डिकोड कर सकते हैं। इसकी डिकोड हमें नहीं मिली है कि एन और ए और एस कौन है, लेकिन समाजवादी साथी जानते होंगे, चले गए तो जरूर उनको अच्छा लगता अपने मित्रों की बात को सुनते हुए। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विकास के बजाय जब जब ये लोग सत्ता में रहे, चाहे इनके पिताश्री रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों, प्रत्येक जनपद में दलालों का अड्डा बन गया था। लखनऊ में तो दर्जनों अड्डे खुले थे। जिस नोएडा की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, नोएडा की जमीनों को खुलेआम पूरे देश में बेचा गया, लूटा गया और पैसे सरकारी फंड में नहीं जमा हुए, अपने व्यक्तिगत फंड में जमा हुए। और जिस बिल्डर ने पैसा नहीं दे पाया उससे इन लोगों ने पैसा नहीं लिया, कहा आधी जमीन हमें अलॉट कर दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर जांच हो जाए तो दूध का पानी का पानी हो जाएगा और हर जगह दलाली भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया होता। नोएडा, गाजियाबाद। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग इनके सामने क्या था? ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। पूरी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम दलाली के अड्डे थे। एक वाकया हम सबको याद होगा, सदन में सभी पुराने साथी बैठे हैं। एक मंत्री को, खनन विभाग के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, 15 दिन पहले बर्खास्त हो गए लेन देन के झगड़े में, और 15 दिन बाद उनको उसी विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और उनकी तस्वीर छपी थी कि अपने नेता के चरणों में बैठ करके पैर दबा रहे थे, पूरा जमा कर देंगे, हमें कैबिनेट बना दिया। कैबिनेट बन गए वो। किस ढंग से लोकतंत्र की धज्जियां प्रदेश में उड़ाई गई, पूरा प्रदेश जानता है, किसी से तथ्य छुपे नहीं है। मान्यता प्रतिपक्ष चले गए, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य महकमा देखता हूं, पूरे प्रदेश के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। 2012 से 17 तक समाजवादी लोग थे। उससे पहले जो भी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय के बाद सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल था, लेकिन जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता की कमान संभाली, उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सालय उच्च कोटि का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिस ढंग से प्रबंधन हुआ है, आज पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। हम गए थे गुजरात में, देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था। जापानी इंसेफ्लाइटिस के विषय में जब चर्चा वहां हुई, सभी स्टेट्स अपने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आए थे। पूरे देश के लोगों ने माना कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जापानी इंसेफ्लाइटिस पर बहुत बेहतर काम हुआ, लोग उसको बेस्ट प्रैक्टिस माने। और कोरोना प्रबंधन के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। हमने 100% वैक्सीनेशन सबको किया है। बच्चे जो अनुमन्य हैं वहां भी हम 100% की ओर बढ़ रहे हैं। बजट के मामले में जानते हैं, चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने भारी भरकम बजट आवंटित किया है।
शिक्षा हमारे प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षा में भी हमने पर्याप्त बजट आवंटित करने का काम किया है। सड़कों के निर्माण में पहले जब समाजवादी मित्रों की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में घुसने का मतलब था कि गड्ढे आ गए, लाइट चली गई, इसका मतलब उत्तर प्रदेश आ गया। सड़कों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी हमारे सदन के साथी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाएंगे, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें मिलेंगी। बिजली के मामले में पहले मात्र कुछ जिलों में बिजली आती थी, इटावा, मैनपुरी, रामपुर और शायद एक जिला और हो, बदायूं, कन्नौज। लेकिन 75 के 75 जनपद में बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने किया, किसी ने भी नहीं कर पाया आज तक। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जो हमारा 22-23 का बजट है, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सबसे प्रमुख बात यह रही माननीय अध्यक्ष जी, संकल्प पत्र में 110 जो हमारे संकल्प थे, उसमें 97 का समावेशी सरकारी घोषणाओं के रूप में इसी बजट में कर दिया गया है। सरकार बनने कुछ ही दिन बाद इस प्रकार की घोषणा सरकार की ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है कि हम सकारात्मक रूप से जो संकल्प पत्र में हमारे वादे हैं, उनको हम शीघ्रता से पूरा करना चाहते हैं। महिला, गांव, किसान, युवा उत्थान के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 5 सालों में योगी की सरकार ने 2012 से 17 के बीच में 6ठे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पिछले 5 सालों में दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि 17 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के बजट को 5 साल में आज हमने दोगुना किया। इसी दौरान स्टेट की जीडीपी 11.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। जब नेता प्रतिपक्ष का हम लोग भाषण सुन रहे थे, वास्तव में बहुत कष्ट हो रहा था। जिस ढंग से वो आम आदमी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी पीड़ा आम आदमी के बारे में न हो करके मात्र कुछ लोगों की थी, अपने परिवार की थी, और सबसे बड़ी पीड़ा उनकी थी कि उनके हाथ से सत्ता फिसल गई। वो जानते हैं किस ढंग से उन्होंने 100 सीट हासिल कर ली। अगर हमारे कुछ मित्र जो यहां पर अभी नहीं है, चले गए हैं, वो अगर समझदारी दिखाते तो 47 से भी नीचे आने वाले थे। यानी जनता में उनका कहीं भी कोई भी पहचान नहीं थी, ना उन्हें जनता चाहती थी। आम आदमी की बात करते हैं, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, माफिया, मवाली तत्व थाने चलाने का काम करते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग में उन्हीं गुंडे बदमाशों का बोलबाला रहता था। ये वही पार्टी है जिनके नेता कहते थे यदि रेप हो जाएगा तो बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। 2012 से 17 के बीच में नहीं, वो देखिए, आप सुनिए उनको। जो भी बात उन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं कही। जो भी बात कही है, देखिए अब बैठिए, आप अनावश्यक उस बात को मत कहिए। जो भी उन्होंने कहा, ऐसा कोई असंसदीय बात कही हो तो मैं बोल दूं। अगर कोई आपत्तिजनक असंसदीय बात कही होगी तो असंसदीय बात तो मैं निकाल दूंगा, बाकी उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये वही पार्टी है। बोलिए, प्लीज आप बोलिए। 2012 से 17 के दौरान हमारी माताएं बहनें घरों से निकलने में कतराती थी। ये वही पार्टी के मुखिया थे जो बोल करके अभी चले गए हैं, जिनको सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, सत्य सुनना नहीं चाहते थे। यह वही समय था जब बेरोजगारी की दर 70% पर पहुंच गई थी। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, जिनके कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी की दर घट करके 2.9% रह गई है। यह आम आदमी के लिए सोच थी। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में प्रतिभा और कौशल के दम पर जिन नौजवानों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनको नौकरी मिली है। 12 से 17 के बीच में पूरा प्रदेश जानता है,
सरकारी नौकरियों में किस प्रकार बंदरबाट होती थी। प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है उसका नाम तक बदलने का काम प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों ने किया था। वो लोक हटा करके एक जात विशेष का नाम लिख दिया गया। जब एसडीएम का रिजल्ट आता था, उप जिलाधिकारी जैसे गंभीर पद का रिजल्ट आता था, तो 100 पदों में से आधे से अधिक पद एक ही समाज के और ज्यादातर एक ही जिले के होते थे। जब सिपाही की भर्ती होती थी तो बड़ी संख्या में एक ही समाज के लोग और एक ही जिलों से लेकर के आते थे, लेकिन उस पर भी कोई एहसान नहीं था। ना उस समाज का एहसान था, ना जनपद के लोगों का एहसान था। उसमें भी काउंटर खुले हुए थे, किस प्रकार धन जमा होगा, किस प्रकार लोगों को नौकरी मिलेगी। आज जब प्रतिभा के बल पर नौजवान नौकरी पा रहा है तो इनको लगता कि हमारे को जो लूटने के अड्डे थे वो बंद हो गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी 2014 में, जब उन्हें सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया, देश में सभी गरीबों को मकान देना चाहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सब पूरे देश में सभी गरीबों को निःशुल्क मकान बने, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष की सरकार थी, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय योगी जी का। जब से उन्होंने सरकार संभाली 45 लाख गरीब व्यक्तियों को, पात्र लोगों को आवास देने का काम किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही, जिन लोगों का बीपीएल सूची में नाम नहीं था, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना चला करके उनको भी निःशुल्क मकान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के थी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम सभी गरीबों को निःशुल्क शौचालय प्रदान करेंगे। 2017 से 22 के बीच में 2 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाकर सभी अपने गांव वालों को सम्मानपूर्वक जीने का हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, योगी जी की सरकार ने किया। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन वो उनके साथी नोट कर ले कि 2012 से 17 तक वो बता दें कि कितने गरीबों को मकान और कितने गरीबों को निःशुल्क शौचालय देने का काम हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था गंभीर विषय है, लेकिन समाजवादी साथियों को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था से है, किस ढंग से उनका रहन सहन, किस ढंग से उनकी कार्यप्रणाली, किस ढंग से बड़ी बड़ी गाड़ियां, किस ढंग से वातानुकूलित कक्ष उनके लिए तैयार हो। गन्ना किसानों की बात नेता प्रतिपक्ष ने उठाई, किसानों की बात उठाई। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी प्रदेश में खाद के लिए किसान लाठी खाता था, लाइन लग करके लाठी खाता था। हमारी सरकार ने सबको यूरिया उपलब्ध कराने का काम किया, खाद उपलब्ध कराने किया, बीज उपलब्ध कराने का काम किया और सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने का काम किया। और गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का वर्तमान बजट उत्तर प्रदेश के जनता के हित के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए उपयोगी बजट है। इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, इस आशा और भरोसे के साथ कि विपक्ष के साथी इस बात को समझेंगे, क्योंकि आपके नेता नहीं हैं, कुछ हमारे मित्र हमारी बातों को समझ रहे हैं। नेता विपक्ष का हाल वही हो गया जैसा कि राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जय भारत, जय हिंद।